Hello and welcome. Thanks very much for joining here on this special show. I'm Padmaja Joshi. The issue that the entire country is talking about, in fact, it's being spoken of across the world, is the consecration of the Grand Ram Mandir in Ayodhya. Even though there is more than 22 days still left for the consecration to take place, but it is not just a topic that has huge cultural ramifications, but also it has become a political hot potato. How? Because all parties other than the BJP are now wondering, where do we stand? Should we say that we are happy that the Ram Mandir is finally opening its doors, or should we boycott it? Especially when it comes to members of the INDIA, are they now caught between the devil and the deep sea? For years, this has been one of the most contentious, the most fractious issue that our country has dealt with. Governments fell. The entire political landscape changed every decade when it came to the Ram Mandir. Now, as it opens its doors, those who are not attending are trying to find reasons. They are giving reasons like Shashi Tharoor, who said that what happened to the Vikas pitch? 2014, you said it was all about development. Now that pitch has failed, which is why the Prime Minister is back to a temple run. Ayodhya in January and then UAE in February. How does all of this really impact the political landscape at present? Started joining us on the debate. We have RP Singh, national spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party, Vivek Srivastava, political analyst, Advocate Nikhil Jain, political consultant, and Vinod Agnihotri, senior journalist. I want to start, as always, with the non-political voices. Let me first start by asking you, Vinod ji, क्या INDIA के पास आज कोई मंदिर स्ट्रैटेजी है? नहीं, INDIA के पास स्ट्रेटेजी क्या है, पहले तो यही पूछना पड़ेगा मुझे। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई उनकी, अभी तक संयोजक नहीं हुआ, अभी तक कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं हुआ या तो इस खाली मंदिर की बात नहीं है, अभी तो उनकी स्ट्रेटजी ही नहीं समझ में आ रही है। तो अगर स्ट्रेटजी बने तो मंदिर की भी स्ट्रेटजी बने, क्योंकि अलग अलग सो रहे हैं उसमें। अब कांग्रेस पार्टी दुविधा में है कि जाएं सोनिया जी कि न जाएं। आज दोपहर में खबर आई थी कि शायद जा रही हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से थी। अब अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आया। फिर डीएमके वाले जाहिर है वो नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे को अगर मिलेगा तो वो जाना चाहेंगे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि मंदिर को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या आपको लगता है ये हर्ट करेगा उनको? क्योंकि सीट शेयरिंग तो फिर भी बात की बात है, बट पूरे देश के लिए जब ये इतना बड़ा मुद्दा है, दिस इज मोर ऑफ अ कल्चरल रेनेसांस मोमेंट, अ मोमेंट इन हिस्ट्री देन जस्ट अबाउट वन इलेक्शन। सीट शेयरिंग इज वन इलेक्शन आते जाते, बट व्हेन द राम टेम्पल इज ओपनिंग एंड यू आर टॉकिंग इन टू टंग्स, ये उनको हर्ट नहीं करेगा? नहीं, हर्ट तो कर ही रहा है। देखिए, राम मंदिर बन रहा है। मुझे समझ में आता है कि जब तक विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तब तक आप कह सकते थे कि कोर्ट में डिस्प्यूट है, इसलिए हम डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं जाएंगे। लेकिन वंस इट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि वो जगह अब दे दी गई मंदिर के लिए और मस्जिद को उसका अल्टरनेटिव प्लेस दे दिया गया, तो जितने जो दल हैं, जो सेकुलर पार्टीज हैं, जो उनको आप कम से कम इस दुविधा से निकाल आना चाहिए। अब आप इस पर कर सकते हैं बहस कि भाई पूरे प्रोग्राम को सरकार ने हाईजैक कर लिया है या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये इशू आप उठा सकते हैं, लेकिन ये इशू आप वहां जाने के बाद भी उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है न जाना शायद उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। हर्षवर्धन जी, जो शशि थरूर ने आज बोला है, वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू द एंटायर डेवलपमेंट पिच आर इज द बीजेपी नाउ बैक टू प्रोजेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर एज हिंदू हृदय सम्राट, बिकॉज अल्टीमेटली जो कहते हैं ना कि यू कम बैक टू व्हाट यू नो बेस्ट। आप यूएई में भी मंदिर, इंडिया में भी मंदिर, दुनिया भर में बस अब मंदिर ही इनॉग्रेट हो रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं पद्मजा जी ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री क्या क्या करते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दी जाने वाली थी, वो टल गई। तो पीएम ये करते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के दखल से और वो हमारे जो पूर्व नौसैनिक थे उनकी फांसी टल जाती है, तो वहां मंदिर नहीं कर रहे। उनको जो आमंत्रण दिया गया है, बीएपीएस के लोग जो हैं वो आए और उन्होंने जो उस चिट्ठी में लिखा है, उनको अपने एक स्नेही पुत्र की तरह देखते हैं, उनको बिल्कुल जाना चाहिए।
राम मंदिर आंदोलन वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें वो रथ यात्रा के समय शामिल रहे। और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का मूल प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु मैं कहता हूं तो किसी की भी यात्रा जहां से शुरू होती है तो उसके मूल में आप कुछ सोचते हैं कि अच्छा चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, तो उस यात्रा में जिसको आप कल्चरल रेनेसां कह रही हैं, वो उसी मूल प्रस्थान बिंदु की एक सबसे बड़ी पहचान है। अब भाजपा क्या पलट गई? नहीं पलट गई ना भाई। अगर पलट गई होती तो क्या सोमनाथ का जब राजेंद्र प्रसाद जी गए थे उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए सोमनाथ का फिर से नए सिरे से जीर्णोद्धार नहीं हुआ? क्या जितने मंदिर हैं गुजरात में वो बेहतर नहीं हुए? क्या काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर नहीं बना? उस सब के बीच में क्या हो रहा था? उस सब के बीच में भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर रहा था, जो सीधे सीधे नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस समय भारत की सरकार जितना 50 साल में पटरियों को ले डाउन किया गया, उतनी पटरियां बिछा देती है, उतना दोहरीकरण कर देती है। जिस तरह का प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शुरू किया गया, उसका कई गुना ज्यादा, मतलब पहले तो हाईवेज 4 लेन वाले नहीं होते थे, अब हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों की तरह 14 लेन का एक्सप्रेसवे देख रहा है। हाईवे से हम वहां चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी थी। विपक्षियों के देखने का नजरिया बदला। राम उनके मूल में है, उन्होंने 4 सरकारें गंवाई हैं और वो वहां क्यों नहीं कहेंगे? कहना ही चाहिए उनको। ओके, निखिल जैन, इज दिस एन अटेम्प्ट टू ट्राई एंड लुक फॉर एक्सक्यूजेस एंड से, oh, you are caring for the temples now only because Vikas has failed? Like Harshvardhan ji said, Vikas was also promised, and cultural revival, religious pride was also promised, and the two can coexist. Can the Congress not see that? Padmaja, the problem with that is that Vikas was promised but never delivered. So far as cultural and religious pride is concerned, that may be returning, but as a political tool. So on the topic of development, where are the 72 smart cities, the doubling of farmer incomes, the bullet train, and all the other promises that the Prime Minister made? Nowhere to be seen. Now every day you have a new bogey. 2027 में ये होगा, 2047 में ये होगा, 3100 में ये होगा. Those are not talks of development. So far as the issue of the Mandir is concerned, your team is playing the visuals right now. It's going on Times Now live right now, that your reporters are covering the Ram Mandir project right now. Can RP Singh Saab say that the entire temple construction would be complete when the inauguration is being done? The fact of the matter is that the temple complex will complete in 2025. Only a small part of the temple would be completed by the inauguration date on 22nd January. So if Ram is the mudda, if Dharam is the mudda, if cultural renaissance is the mudda, why is it not being inaugurated in 2025? The fact is that the BJP is hurriedly running to inaugurate the temple on 22nd January, 3 months before the polling for the Lok Sabha election start, as their start of their election campaign. Much like they inaugurated the Parliament building without it not being functional. We all remember the Sengol and all of that discussions in May. Okay. When was the first session held in the Parliament? In September. Because the Parliament building was not complete. The same is happening with the Ram Mandir right now. See, Okay. there is nothing wrong in a temple being constructed Okay, so on let's take 7. this one And by one small point I'd like to make, that this temple complex is being built on a 70-acre parcel of land. The religious structure that earlier existed only on a third of the acre of the land. The remaining land has been acquired by the central government in 1993 under the Congress-led Narasimha Rao government. I am not trying Nikhil, to. let me just ask you one thing. Let's set a few things clear. Is the Ram Mandir in Ayodhya good or bad? The Ram Mandir in Ayodhya is good because the Hindus of the country and the world believe that it is the birthplace of Lord Ram. Then why is Mrs. Gandhi and Mr. Khadge not going? I'll tell you what is wrong. That the BJP has somehow intrinsically linked the Ram Mandir movement and the construction of the Ram Mandir go there and say that it's the desecration, not. It is ours. With the desecration of a medieval era religious structure. That is what is wrong. You're saying that it's a bad thing that Ram Mandir was built after desecrating the Babri Masjid. Making the Mandir is right, but desecrating a mosque is wrong. So, but you have are 70 you saying that acres. the Ram Mandir should have been there where it is today? Yes or no? 70 acres, Padmaja. The structure only occupied 1/3 of the acre. You could have still used the remaining 69 acres and 2 1/3 acres. So basically, you're saying that Ram Mandir, where it stands right now, should not have stood there. It should have stood in an alternate piece of land. No. The Ram Mandir should have stood in the same But place. it can't because the Babri Masjid was standing there. No, look at the facts on it. 70 acres of land where the Garbhagriha, there can only be one birthplace, which is the point where Ram Lalla is Virajman. It is not about a parcel of land, it is about the place where Ram Lalla is Virajman. My question to you is very simple.
taking off from what you said, do you agree that Ram Lalla should be Virajman at the very spot in Ayodhya where it is as of today? Yes or no? I'm not going to answer on that because I'm not an archaeological expert, but the point is, no. And again, yes, for me to answer or not, answer is immaterial. When the Supreme Court of no less has given a judgment on it, it has to be the way it is. If it is immaterial, then why is there even a sense of, uncertainty in certain political parties? 10 seconds, Harshvardhanji, and I think RP Singh should respond to the political inauguration. Yes. पर मुझे सिर्फ फैक्ट के लिए, जब 14 लेन का दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे बना तो उसके पहले पार्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, तो कहा गया ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए है। आज जितनी देर में हम नोएडा से दिल्ली पहुंचते हैं उतनी देर में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाते हैं, वो 14 लेन का एक्सप्रेसवे बना। और ये जो मंदिर है 70 एकड़ में पूरी जमीन है, लेकिन जिस जगह बन रहा है वो गर्भगृह वही है जहां विवादित ढांचा था। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा नहीं कि कोई एक हिस्सा बनाकर और उसका उद्घाटन किया जा रहा है, जो भूतल है जहां गर्भगृह होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा, उसके ऊपर और बहुत से निर्माण है, बहुत से मंदिर बनने हैं, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये तथ्य के तौर पर दुरुस्त होना चाहिए। RP Singh, why are you inaugurating it right before the elections? Nikhil Jain says it's not even ready. Well, Nikhil Jain can say that it's not ready. The temple is ready. Temple will be there on 22nd Jan. It will be open for people, and the Pran Pratishtha will happen on 22nd of Jan. But issue is that they still don't believe that Ram Mandir should exist. He just now said that Narasimha Rao ji gave some land and all that. But that Narasimha Rao's Congress, now it is Italian DNA Congress, which filed an affidavit in court. Ram is imaginary. The government of India filed it. चौका नहीं मैंने, निखिल प्लीज, राम काल्पनिक है, ये इन्होंने ही डाला था। और बाद में राम मंदिर ना बने इसका जाकर विरोध भी किया था कपिल सिब्बल साहब ने, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, कि राम मंदिर 2019 के बाद ले जाइए, इससे पहले मत ले जाइए। हम थोड़ा पॉलिटिकल बना रहे थे। Who made it political? It was Kapil Sibal who said in court कि let it be constructed after 2019 elections. And कितना हल्ला हुआ, कितना कागज फेंके गए, कितना प्रोटेस्ट किया गया इस बात को लेकर। We have all seen it. Now court has formed a Ram Nyas trust. It's a trust which is deciding on each and everything. We have nothing to do with. So you're saying the date is not decided by you? No, it's all by Ram Nyas trust. Who will be invited? Give me a second. Who will be invited? Who will not be invited? Who all will be there? Who all not will be there? What ceremony has to happen? What date has to happen? Whether it's complete or incomplete, it's all Ram Nyas trust. But sir, then again, jo 5 main Yajman who are going to be present at the time of the Pran Pratishtha, 2 of them are political figures, the Prime Minister and the Chief Minister. You treat them as political. They are the administrative head. He is the elected Chief Minister of the state, and he is the elected Prime Minister of the country. So obviously they will have to call them. एक गुरबानी में तुक आती है, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब डले मले. Without the ruler, the things doesn't happen. So I mean, they have called the Prime Minister because he is the Prime Minister of the country, and he is the Yogi ji is the Chief Minister of the country. What's wrong in it? Had it been anyone else, then that person would have been called. For example, we have a government in center, and there was some other Chief Minister in state. Okay. But obviously, he would have been called as a Chief Minister. Nikhil Jain, quick response. First of all, I need to clarify on the fact that the BJP goes around saying that it was the Congress that gave an affidavit in the court saying that Ram is imaginary. It was the government of India, bases information received from the Archaeological Survey of India and other competent bodies, that said that there is no archaeological evidence for the happenings in the Ramayana, but of course, it is a matter of faith. Now, if they are going to confuse mythology and history, nobody can do anything. That Ram is a mythological figure. Is he not? Are we going? Not at all. Not at all. I really cannot have you this think discussion. He's a mythological figure? He never existed. No, that is the difference between mythology and history. Padmaja, okay, you don't say that Ram did not exist. A lot of people do not believe it, by the way. They believe that he existed and he's a Mahapurush. No, there is a different belief. We can't conflate faith and belief with fact and history. Okay, fair. That is your point. Let's not put that on the Congress government. So far as the Yajmans that we're talking about, why does the Prime Minister need to be there? Why can it not be a religious seer and that alone? The Prime Minister at the end of the day... He just answered that question because it's an administrative head and the decision was taken by the Ram Janmabhoomi Nyas. देखिए, जब राम सेतु का मुद्दा आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल हुआ यूपीए सरकार की तरफ से, और उसमें ये कहा गया कि इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है राम की उसका, तो उसको मुद्दा बना और भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और सारे संघ परिवार ने उसको इशू बनाया और उस पर अटैक किया कि राम को काल्पनिक बता रहे हैं। उसके बाद
जो मेरी जानकारी है कि जो हम लोगों ने लिखा भी था अपनी स्टोरी में कि सोनिया गांधी ने इस पर तत्कालीन संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी जी को बुलाया और इस पर काफी नाराजगी जाहिर की कि भाई ऐसा कैसे फाइल हुआ। उसके बाद एक अमेंडेड एफिडेविट फाइल हुआ और अमेंडेड एफिडेविट में ये माना गया कि जो पुराना एफिडेविट था उसको ठीक करके कि राम आस्था का विषय है और राम करोड़ों हिंदुओं का मानना है कि राम हुए, तो एक तरह से संशोधित एफिडेविट फाइल हुआ। बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि डिस्पाइट दैट एक इमेज स्टिक हो गई, बिल्कुल हो गई। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट भी उसके बाद विड्रॉ हो गया। वो जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट रोक दिया गया, आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं उसको हरी झंडी मिली है। करेक्ट। एंड वो इमेज जो स्टिक हुई है उसकी वजह ये भी है बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट गोइंग बैक इन हिस्ट्री कि व्हाट रियली हैपेंड विद Ram Setu. The problem is that right now there are some parties which have this image that they are anti-Hindu and anti-anything, Vivek Silas, that has to do with Hindus, even if it means that it is the Ram temple. The Congress suffers from this problem and so does the Samajwadi Party, that a half of it says we are all for Ram temple and the other half always has the stain of 1990 firing on car sevaks stuck to it. As far as Samajwadi Party is concerned, we are definitely with the Ram Mandir at the moment. We cannot say that Ram did not exist. No one said. And as our member of parliament, you know what, Shafiur Rahman Barq. No, Dimple Yadav ji also said on camera, not the Barq. It could be his personal, you know, agenda or his personal, you know, views. But what Mrs. Dimple Yadav said, the member of parliament from our party, that since as of now we have not been invited to Ram Temple. And even if we are not invited, we are definitely going to go. But sir, here's the thing, that when a common man is looking at you, they are saying, how many members of parliament do you have at present? Right now we have 3 members of parliament. You have 3 members of parliament. Yes. Out of them, 2 have said that they are completely against the Ram Temple. ST Hassan and Shafiur Rahman Barq. 2/3 of your MPs have said, we want the Babri Masjid because this is not the Ram Temple. ये है, ये थी और ये बाबरी मस्जिद ही रहेगी. If we are talking about Mr. Barq or ST Hassan, they could, as I said, that it could be their personal views. Sir, that's 66.6% of your parliamentary strength. It could be their personal views, you know. As far as Samajwadi Party and our line is that we are with the Ram Temple, there's no doubt about it. But we are also with the problems of India, like we have problems of health today, inflation, education, growth, unemployment is a big issue, women, corruption, you know. Border issues are there. Terrorism has become a nuisance. We see every day what is happening in Jammu and Kashmir. So but there's no one to talk about that. Just as a curiosity, do you really think, and I want you to listen to somebody that we spoke to in Ayodhya, and they are going to be present in Ayodhya when the Pran Pratishtha happens, people who lost their loved ones during the firing on car sevaks in 1990. Listen to this man. हमारे पिताजी की दुकान थी, यहाँ पर मीठे की दुकान थी, मिठाई उठाई थी, चाय भी की दुकान थी. अच्छा. उस समय 5 साल के थे और हमारे पिताजी उस समय विश्व हिंदू परिषद और कई संगठनों ने आह्वान पर 30 अक्टूबर को वहाँ का सेवा होने का वाला था. जगह जगह बाहर से लोग आ रहे थे और उस समय मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था और तब भी कर्फ्यू को बचाते बचाते सब हजारों कार सेवक यहाँ पर आ गए थे. पिताजी भी हमारे यहाँ पर सभी कार सेवकों को तैयार किए थे. वहाँ पर बहुत सारे कार सेवक पहुँच गए थे और वहाँ पर झंडा वंडा फहराएं. इतने में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो आए हेलीकॉप्टर से. हेलीकॉप्टर पर पहले हरा बत्ती जल रहा था, बाद में लाल बत्ती जलने लगा और फायरिंग शुरू हो गई. उस फायरिंग में बहुत से कार सेवक मारे गए. हमारे पिताजी को भी गोली लगी थी. 2023, even today, and we've gone there multiple times, you'll go out on the streets, there is a road actually named after the car sevaks, but there are people living who will tell you that some people were shot in the back. There were many who were dragged out of their houses and shot dead in 1990. Everyone recalls even today, and their families today recall, that Mulayam Singh Yadav, when people had gone in to do peaceful car seva, had said, Ayodhya mein koi parinda bhi par nahi maar sakta. Today when you say, we are for the Ram temple, we love the Ram temple, we want to worship the Ram temple, do you think these people will believe you? I think, Padmaja ji, it was a long time back what happened. It was quite unfortunate. That is what I can say at the moment. But definitely it was a big law and order issue at that time.
And as a chief minister, I think Mr. Mulayam Singh Yadav had to take a call. And if at all it was, as BJP says, that what happened and people were shot and they were... BJP doesn't say. This is BJP documented history. There was a police case. There's not a single According spokesperson from the Bharatiya Janata Party who doesn't say that. Official records, 50 car sevaks were shot dead. Unofficial accounts say that close to 500 were shot dead. Then why did the Bharatiya Janata Party and the central government gave Padam Shri to Mr. Mulayam Singh Yadav? Padma Bhushan. Padma Vibhushan to Mr. Mulayam Singh Yadav. Very interesting question. Very interesting question. So why? If he also... नहीं, मुझे लगता है कि पद्मजा ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप कहें कि जो विरोधी नेता है जिसने कोई भी गलत काम किया है तो उसके सामाजिक राजनीतिक जीवन के अच्छे कामों के लिए भी उसको न सराहा जाए। शरद पवार को भी सम्मानित किया इस सरकार ने, तो क्या उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो बंद हो जाएंगे? और जो सबसे बड़ी बात है, 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अखिलेश यादव आतंकवादी को कह रहे थे माफ कर दो, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यही रफ्तार रही आप नेताओं की तो आप लोग एक दिन आतंकवादियों को भी पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित कर देंगे। तो मुझे लगता है इससे एप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता है। आप या तो उसको मान लीजिए कि आपकी सरकार आतंकवादियों को बचा रही थी, या आप मानिए कि मुलायम सिंह यादव के समय में कार सेवकों पर गोलियां चली और उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मानित किया। दोनों एक साथ कैसे जोड़ के आप देख सकते हैं? दोनों कैसे जोड़ के देख सकते हैं? सचमुच ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके लिए। कॉन्ट्राडिक्टरी मैं कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब किसी भी विरोधी को किसी भी तरह से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। शायद यही वजह थी कि अटल जी को आपने भारत रत्न नहीं दिया आपकी सरकार में, और तो और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से बाहर लोगों को कभी कोई सम्मान नहीं मिला। सरकार देश की होती है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके विरोध। Come back to Mulayam Singh Yadav. I'll come to Vivek Srivastava. Is it fair to keep bringing up history again? Can people forget? In 2024, have people forgotten what happened in 1990? Can they be expected to forget what happened in 1990? Should Akhilesh Yadav have to bear the burden of what Mulayam Singh Yadav did? देखिए, no, what do you mean by what he did? He shot at car sevaks. You are trying to say that he's a criminal? Are you trying to say that? Who's a criminal? Are you trying to say that Mulayam Singh Yadav did something which was criminal in nature? I am not saying anything of the sort. I am just saying that he... No, don't try to make him stand on a pedestal and start accusing of things. There was... Listen to me, let me speak now. Sir, आप पहले सुन लीजिए, आपने बहुत बोल लिया है। अब आप सुन लीजिए। अब आप सुनिए पहले। अब आप पहले सुन लीजिए। I am not saying anything that somebody is a criminal. I am stating facts. No. Facts are that people were shot dead. Facts are that there are many people... Just a second, sir. Let him finish. I think I should come into the debate. It has been a long time. I'm not happy. Let him just finish his point about मुझे बोलने दीजिए जरा बात। मुलायम सिंह You यादव interrupted when I asked you. वो 3 बार बोल चुके हैं। मैं बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। सुनिए, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में गोली चली कार सेवकों पर, कार सेवक मारे गए, ये ऐतिहासिक तथ्य है। कर्फ्यू थे या नहीं था? एक मिनट सर, प्लीज। सर, आई एम कमिंग बैक टू। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर्फ्यू था? अरे मैं बता रहा हूं ना, मैं कवर कर रहा था यार, आप सुनो तो सही। आप और उस वक्त जो स्थिति थी, उस वक्त गोली चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जितना वायलेंट सिचुएशन थी। और आपको बता दें, उस वक्त मुलायम सिंह यादव के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन था? आज जो इसके ट्रस्ट के संरक्षक हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, ये भी याद रखिए, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुलायम सिंह यादव के। गोली चली है और जब बाबरी मस्जिद गिरी है तब वो कल्याण सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो इसलिए खाली मुलायम सिंह यादव को कटघरे में खड़ा करने से पहले नृपेंद्र मिश्रा से भी पूछना पड़ेगा कि गोली चली तो कौन जिम्मेदार उसके लिए। तो दिस इज अ ग्रेट पॉइंट। ये पॉइंट जो है, ग्रेट पॉइंट है, ग्रेट पॉइंट टू मेक। बट वन वंडर्स देन कि समाजवादी पार्टी ये पॉइंट क्यों नहीं कर रही? अब ये समाजवादी पार्टी वाले जाने, समाजवादी पार्टी करना चाहिए ना। वो तो आज सबसे आगे मंजीरा लेके खड़े हो, इतिहास पढ़ते ही नहीं है ना, कांग्रेस वाले इतिहास पढ़ते हैं ना समाजवादी पार्टी वाले इतिहास पढ़ते हैं। समस्या ये है, ये सिर्फ वर्तमान की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कभी भी रिग्रेट नहीं किया वो अपने उस एक्ट के लिए। आखिर तक कहा उन्होंने कि मैं फिर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वही करूंगा जो मैंने तब किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी और मैंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि मैं स्ट्रक्चर को बचाऊंगा, इसलिए मैंने काम किया। ये मुलायम So that really is the problem. That really, sir, is the problem. Just let Vivek Srivastava come in. That really is the problem with the politics being practiced now. If you believe that you're in the right, then make these points and defend the decisions that were made. You cannot run with the air and hunt with the hound and say, हमने गोली भी चलवाई पर हमें राम भी प्यारे हैं, हमने ताले भी खोल दिए पर अब हमें appeasement भी करना है। Vivek Srivastava, at least the left has taken a stand. It's very clear. We have taken a stand and we believe
that Mulayam Singh Yadav, who has been one of the tallest leaders the nation has ever produced, he was rightly honored by the BJP. Whatever might he say, Mr. Harshvardhan, about contradictions, he deserved it. He stood as the apostle of secularism in this country and took a stand which needed to be taken, and the left supported him. That is the first part. Second part, if you in 1992, 6th of December, a structure which may be disputed, may not be disputed, which could be a mosque, which could be a mandir, which could be anything. If a mob goes and breaks it and destroys it without the court permission, without the permission of the authorities or the administration, this is mobocracy, and it should not be welcomed, which is being welcomed by the BJP and the RSS. It is being welcomed by the Congress and the Samajwadi Party. The illegal breaking of the structure. No, you are welcoming the Ram Mandir. Are you welcoming the Ram Mandir or not? Let me complete. Let me complete. But the Ram Mandir won't have been made if the Babri Masjid. I very clearly said that the desecration of the structure was wrong. Absolutely. The stand is very clear. But sir, here is the thing. Either you expect that people are not seeing through your disingenuous argument. If you are saying today that you welcome the Ram Mandir as it stands, then that Ram Mandir would not have been possible if the Babri Masjid. I am not supporting every single element of the Ram Mandir construction. I am on the broad idea of the construction of the temple. The construction of the Ram Mandir, as per the court orders, is not linked to the mobocratic destruction of that structure. And they are two different things. And very clearly for Mr. R.P. Singh to hear, if he reads the 500-page Supreme Court judgment, in the end the court concludes that it is a matter of faith, and section 142 विशेषाधिकार के तहत इसको मंदिर बनाने का ऑर्डर दिया गया है, जिसको देश के सबने मेंशन. तो ये कहना कि ढांचा अगर भीड़ ना तोड़ती तो मंदिर कैसे बनता, ये गलत है. In the same judgment, let R.P. Singh respond to this. In the same judgment, court has also said that demolition of the disputed structure was a criminal act. Yes. R.P. Singh जी से एक सवाल और है. बोलिए. कि हम तो राम मंदिर की बात करते हैं, 6 दिसंबर की बात करते हैं, लेकिन आरपी सिंह जी जब सरकार थी बिहार में तो 7 दुर्गा भक्तों पे गोली चली थी और बिहार में उनको मार दिया गया था एक प्रोसेशन के दौरान. उस पे आरपी सिंह साहब क्या कहेंगे, जरा प्रकाश डाल दीजिए. वो क्या था आरपी सिंह साहब? आप ही की सरकार थी वहां. थैंक यू सो मच. चीफ मिनिस्टर कौन था? लेकिन थी भारतीय जनता पार्टी की. दोनों तरफ मामला गड़बड़ है. आरपी सिंह देखिए, क्या कि चित भी मेरी पट भी मेरी. ठीक है, सरकार किसकी थी ये उसका जवाब नहीं देंगे. सरकार में हम हिस्सेदार थे, परंतु सरकार किसकी थी ये मैंने टोका नहीं. आपको देखा ना कितनी गंदी बात. अच्छी मतलब मैंने बड़े ध्यान से मैंने अपनी बात निवेदन करने के लिए बात कही. ठोका नहीं, बीच में 10 बार टोक सकता था आपको, और प्रभु ने जवान भी दी और अच्छी जवान दी, और सरदार और असरदार भी हूँ, ये भी ध्यान रखना. जो मूल बात है, ये जो कोर्ट का सारा हवाला जो है ना, कोर्ट ने 2 साक्ष्य भी माने हैं. एक साक्ष्य माना गुरु नानक देव जी का कि गुरु नानक देव जी वहां पे 1510 में गए थे, वहां पे मंदिर था, और ये जन्म साखी के आधार पे माना. और फिर माना 1858 में वहां पर अंदर जाकर निहंग सिंहों ने वहां पर हवन किया और उस पर दीवारों पर राम लिखा, जिस कारण से वो मस्जिद नहीं रह सकती थी. ये साक्ष्य हैं कोर्ट के अंदर. इस साक्ष्यों को कोर्ट ने माना है. अब ये जो मर्जी कहते हैं, फेथ के बेसिस पर टोका नहीं आपको सर, फेथ के बेसिस पे कहते हैं, परंतु ये एविडेंसेस कोर्ट ने इनकॉग्निजेंस लेकर फिर फैसला दिया. एक सेकेंडली, अभी वो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सरकार ने विकास का एजेंडा बदल दिया. सर, देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलता है, हेल्थ की सर्विसेज मिलती हैं. आज दिल्ली के अंदर भी लोग, बाहर के लोग आकर अपना इलाज करा पाते हैं. दिल्ली के अंदर 84 हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर आज यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ से भी आकर इलाज करा पाते हैं. पहली बात. दूसरी बात, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर 11 करोड़ लोगों को सिर पे 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिली है. 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिली है. 11 करोड़ बहनों को उज्ज्वला स्कीम में गैस का सिलेंडर मिला है. आज 10 करोड़ से ऊपर लोगों के घर के पर पानी का कनेक्शन गया है. तो ये लगातार, और ये आपने जो गाना गाना था, गा लिया आपने 3 इलेक्शंस में, आपको वहां पे उसका जवाब मिल गया. लोगों ने डेवलपमेंट का एजेंडे के कारण ही वोट दिया है, और आगे भी हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का ही है. और हम ये नहीं कि हमारे लिए राम प्रिय हैं, और अभी नहीं, हमारे लिए इसलिए नहीं कि हमने कोई दिखावा करना है. 1989 में हमारे मैनिफेस्टो में दर्ज है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे. ये हमारे मैनिफेस्टो में था. आपकी तरह नहीं है कि कभी कुछ. Okay. 10 seconds. First of all, RP Singh जी, it is very clear. कोर्ट ने 142 सेक्शन के आधार पे कहा है मैटर्स ऑफ फेथ. प्लीज लिसन टू मी सर. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. No.
document is done. मिसकोट कर रहे हैं ना फिर, नहीं ये मिसकोट कर रहे हैं ना, उन्होंने सुनी सबकी है पर बोला इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। एक मिनट, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। कुरान जमीर बानी में लिखा है ऐती मार पई कुरान ने तहकी दर्द है ऑन दैट बाबर, ऑन इन्वेजन ऑफ बाबर। दिस कैन नॉट बी डन। Please, we are not going to go back and discuss the court order because that is done. Let's come to the present. The present is that this is a political event. The temple is not complete. Election notification is going to come most probably in the first month of March. Okay. And this is a timing for 2024 elections, and it's a political event, not a religious event. The Prime Minister has become bigger than the Shankaracharyas. The Prime Minister has become bigger than the Dharam Gurus. Dharam Guru ban gaye Rajnitijna, Rajnitijna ban gaye Dharam Guru. Okay, you ये इस देश में हो रहा है। Harshvardhan ji, respond to this. मुझे लगता है कि जब कोई कम्युनिस्ट धर्म गुरुओं की चिंता करने लगे, चिंता नहीं कर रहे हैं, देश की चिंता है। धर्म गुरुओं को समझ में आ जाता है कि क्या है, लेकिन 2-3 फैक्ट जरूरी हैं। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुना दिया तो हम उस पर पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है कि ये आस्था की वजह से, तो 2-3 पॉइंट बीबी लाल और के मोहम्मद को सुनना चाहिए। जो पहली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो कांग्रेस सरकार में हुई थी, वो कोई भाजपा सरकार में वो खुदाई नहीं हुई थी, उसके बाद बहुत लंबी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी और इस देश के हिंदुओं ने, जिसको कहते हैं ना कि सेकुलरिज्म, तो फ्रॉड वाला सेकुलरिज्म नहीं, रियल सेकुलरिज्म दिखाया और बाबरी के लिए जगह दी गई। जिस बाबर ने इस देश पर आक्रमण किया, अब वो तो मंदिर तोड़ा गया, उसको तो जन्मभूमि मस्जिद कहते थे, जो अयोध्या के लोग हैं वो जानेंगे, बाहर के लोगों को तो क्या पता कि वहां, और उस जो अयोध्या नगरी थी उसको कैसे शापित बना दिया था हमारी सरकारों ने, किस तरह से वहां, जिसको कहते हैं किसी तरह का इकोनॉमी, कोई रोजगार कुछ नहीं था, आज वो सब होता हुआ दिख रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, देश तो खुश है, राम को मानने वाले खुश हैं, और राम काल्पनिक नहीं है, उनके प्रमाण देश और दुनिया में हर जगह है। जो कहता है कि काल्पनिक है वो मूढ़ता के पहाड़ पर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। So now let me ask this, at least the left has taken a very clear stand that one, we are condemning the demolition of the Babri Masjid, and for that reason it is inexcusable that we attend the consecration. Second, that it is outright political. What is stopping the Congress and the Samajwadi Party from similarly taking such a stand? Why can't you come out and say it? See, Padma, there's a difference between the ideology of the left and the Congress Party and the Samajwadi Party. They may but what they is may be right together. Is right, what is wrong is wrong. No, they may be together in the India alliance, but they do have ideological differences. The left or communist parties in general tend to do not engage with religion at all. The Congress, on the other hand, is always a big tent party. It's always been very embracive of the faiths of the Hindu, of the faith of the Muslims. Do you agree with what Vivek Srivastava says? I am agreeing with the fact that then the desecration of the desecration of the mosque was wrong does not mean that the construction of a temple that is being built on 200 times the land parcel is wrong. The temple if the masjid is standing there around it on the land as is being but that built. Is not what was wanted. People would not have built a Ram Mandir anywhere other than where it stands today. Pandra, we are going round and round in circles, and the Supreme Court has given a judgment. We don't want to talk about the judgment. Let me respond to something. Let me respond to something. Second, they don't want Ram Temple to be as magnificent as it is. Whoever said that, but they don't want it there. They are saying कि कहीं और पे लखनऊ में ले लीजिए। बाबरी मस्जिद अयोध्या जन्मभूमि पर, ये तो कमाल की बात है और हम लड़ाई लड़ चुके। तो अयोध्या ही saying is a very big city. एक लाइन की बात, एक जरूरी बात है ये, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसके खिलाफ जो भी बात कर रहा है वो कम्युनल है, वो फासिस्ट है और वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान विरोधी है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो भी राम मंदिर का विरोध कर रहा है, उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, वो संविधान विरोधी। संविधान विरोधी। Correct him on a very important point of constitutional morality. It is not wrong to criticize the judgment of a Supreme Court. I am not engaging in that. I am simply saying that the temple is being constructed on a parcel of land in Ayodhya around the desecrated structure that measures 70 acres. The structure was
structure was only a third. Let me at least complete. Let me complete. 70 acres. The structure existed on only a third of the acre. Here's my logic. Here's my logic. Acquired. Then why does लेकर इतना क्या किसके मन में है भाई? बाबरी न कोई जाता था, जन्मभूमि में it is not about Babri Masjid. चिंता है? It is about it is about, as Vivek Srivastava mentioned, it is about mobocracy, that you desecrate our religious structure from medieval era. It is the mindset of the Babur. Can I respond to a substantive point that artists happened? Here is a simple logic. If you don't really want the Ram Mandir to be at the Janmabhoomi, at that very Garbhagriha, then make a Ram temple in your own house. Then why is the Congress even saying we need an invite? Make a Ram temple in your house and visit it. Please, let me speak for 10 seconds. I just want to counter it. First of all, once the judgment has come, everybody has respected it, every party has respected it. We are against the interference of the government and state sponsorship in religious matters, which is unconstitutional, and our constitution doesn't say it. The Prime Minister is making it an election gimmick. We are against the interference of the government and the Prime Minister in particular. That is the point of contention. Vivek Silas, you are shaking your head with everything that Vivek Srivastava is saying. Then boycott it, just like Vivek Srivastava's party has boycotted it. मतलब आपको उनके लिए भी सर हिलाना है, आपको इनके लिए भी सर हिलाना है. आप एक स्टैंड ले लीजिए ना. देखिए स्टैंड तो पद्मा जी ये है कि यहाँ समाजवादी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है भैया। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है। आप बॉयकॉट कर दीजिए। बिल्कुल कर रही है, जो कि गलत है। तो आप बॉयकॉट कर दीजिए। मंदिर क्या अपनी आस्था छोड़ दें हम? अरे हम अपनी आस्था छोड़ दें। अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पे राजनीति कर रही है, जो कि लगातार करती हुई आई है, तो क्या हम अपनी आस्था छोड़ दें? लेफ्ट क्यों बॉयकॉट कर रहा है? उन्होंने अपनी आस्था छोड़ दी। अगर बाइकआउट कर रहा है तो लेफ्ट दिया नहीं, हम इवेंट को लेफ्ट अपनी दिस इज द पॉलिटिकल इवेंट, एक इवेंट बना रही है, पॉलिटिकल एक राजनीतिक मुद्दा है। Very important point that we haven't discussed so far, the disgusting poster that the BJP had the audacity to put out, wherein there is a mere mortal who looks like a full grown man, with him is a small kid, which is the depiction of Lord Ram. So for them, Narendra Modi, a mere mortal, is bigger than the Lord himself, and that is how they are politicizing it. This is what is making the blood of the Hindus in the country boil. So blood of the Hindus is boiling. Absolutely. Why not? No. Okay. Why not? Why not? How can somebody be, no matter who it is, which party he is from, be bigger than Lord Ram himself? It is nothing but political for them. Okay, add your 10 seconds. Yes, ma'am. Shobha Karandalje is a member of parliament, was a member of parliament on 6th of October 2020. She tweeted... She's still MP. She is still... Now she has become a minister. She tweeted that Modi ji is bigger than Ram. And what happened? She was promoted and she became a minister. So Modi ji cannot be bigger than Ram, ma'am. Okay. I'm very sorry to say that. Okay, Vinod ji. देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दुविधा हमेशा जो है दिक्कत करती है। एक स्टैंड लेना चाहिए हर राजनीतिक पार्टी को। जैसे विवेक जी सही कह रहे हैं कि उसको पॉलिटिकल इवेंट मानते हैं। एक ही आदमी ने स्टैंड लिया है और उनके नाम में है सीताराम। तो इसी वो ले सकते हैं स्टैंड। उन्होंने कहा कि मुझे ना चाहिए उनको राम से अलग नहीं कर सकता, उनको ना कोई राम से अलग कर सकता है, ना सीता से अलग कर सकता है, क्योंकि सीताराम सच में उनमें सीताराम है। तो स्टैंड उन्होंने ले लिया कि भाई ये पॉलिटिकल इवेंट है, हम पॉलिटिकल इवेंट में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की समस्या ये है कि उनको वो दुविधा में है। वो प्रताप सिंह कैरो वाली किस्सा मुझे याद आता है कि जब वो जा रहे थे अपनी कार से, तो एक खरगोश उनकी कार से कुचल के मर गया। तो उन्होंने पीए से पूछा क्यों मरा? बोले साहब गाड़ी तेज थी, खरगोश जा नहीं पाया। बोले नहीं, ये तय नहीं कर पाया कि आगे जाए कि पीछे जाएं। तो प्रॉब्लम राजनीतिक दलों की ये है, आप तय करिए आपको क्या करना है, नैरेटिव बनाइए। अगर आपको हिंदू आस्थाओं की चिंता है तो आप चाहिए, नहीं जाना चाहते हैं आप उस दिन मत जाइए, अगले दिन चले आइए पूरा डेलीगेशन लेकर के कि ठीक है हम इस पॉलिटिकल इवेंट का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन राम को हम मानते हैं। राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा मंदिर, तो उसके बाद इंडिया अलायंस उसके बाद चला जाए एक साथ। कोई तो नीति तय करो आप, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे क्या। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर एक तथ्य, 1983 में मुजफ्फरनगर में राम मंदिर को लेकर पहला सम्मेलन हुआ था, और उस वक्त दाऊदयाल खन्ना को भेजा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने चिट्ठी दे करके, और आज भी उसके गवाह बैठे हुए हैं विजय कौशल महाराज जी, जो उसके संस्थापकों में एक थे। और उसमें दाऊदयाल खन्ना जी ने कहा कि मिसेस गांधी चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को नहीं ले सकती और सरकार नहीं ले सकती, आप लोग इस मुद्दे को उठाइए और लीजिए और हम इसमें आपका बैकग्राउंड। तो राजीव गांधी की कांग्रेस ने वो एजेंडा छोड़ क्यों दिया? राजीव गांधी कांग्रेस ने शिलान्यास कराया,
पर कभी उसको प्रमुखता से बोला नहीं ना। दुविधा में दोनों गए अपने एजेंडा में, दुविधा में दोनों गए, मायावती राम, मायावती राम मिले। ये तो वही होगा जैसे कमलनाथ अभी कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति बनाऊंगा, फिर उनका एक वीडियो लीक होता है इसमें वो कहते हैं कि वी मस्ट मेक श्योर आवर मुस्लिम वोट बैंक इज इंटैक्ट। ऐसे नहीं चलता ना। आप अगर कुछ कह रहे हैं कि भाई वी आर फॉर द राम मंदिर, देन व्हाट आर द एक्शंस? कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को तो ये चाहिए था कि मुस्लिम्स को कन्विंस करते। एग्जैक्टली। फाइनली 40 मिनट बात करने के बाद वी हैव कम टू द एलिफेंट इन द रूम, एंड द एलिफेंट इन द रूम इज दैट दिस होल डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज कीपिंग द ऑपोजिशन पार्टीज, हर्षवर्धन जी, इन अ पोजिशन। वुड इट बी फेयर टू से दैट अभी तक जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन चली आई थी उसका कंप्लीट एंटीथीसिस इज द राम मंदिर? एक्चुअली पद्मजा, मैं तो बहुत सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने ही बाबरी के लिए भी एक जगह अयोध्या में ही दी और देश में कोई हिंदू उसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद में भी उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला। लेकिन पद्मजा, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गई, आज श्रेय लेने के लिए सब आ गए और राम सबके हैं। ये मैं मानता हूं, किसी के राम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब राम के हैं। कुछ थोड़ा सा जिसको कहें कि उनकी बुद्धि थोड़ा दूसरी तरफ चली गई है, कुछ मति भ्रष्ट हो गए थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यहां तो बाबरी थी। बाबरी हो कैसे सकती है राम की जमीन पर? सवाल यह खड़ा होता है। और जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही है, तो जिस दिन से यह निर्णय आया है, क्या आप किसी दिन गर्व के साथ कह सके कि राम मंदिर बन गया, हमारी भी आस्था पूरी हो गई, हमारे राम थे, हमारे भगवान थे? कोई कह पा रहा है? यहीं जाकर जो हिंदू है, जो राम यादव ने बोला है कि अगर हमें नहीं भी बुलाएंगे हम जाएंगे, हमारी आस्था। डिंपल यादव का बयान बहुत प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव सहित पूरे विपक्षी नेताओं को सीखना चाहिए। एक लाइन में बोला उन्होंने और बहुत शानदार तरीके से उस महिला ने बोला। उन्होंने कहा कि न्योता आ गया तो जाएंगे, नहीं आएगा तो भी जाएंगे। लेकिन क्या यह स्वर कहीं और से सुनाई दिया? नहीं सुनाई दे रहा है, यह समझना चाहिए। नहीं आया ये स्वर कहीं से नहीं आया। प्रमोद कृष्णम का आया भाई, वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने जिस तरह से कर रखा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ही कहते हैं कि हिंदू की तरह दिखने वाला, टीका लगाने वाला वो कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं होता है। तो कम से कम आचार्य प्रमोद कृष्णम लेते ही जा रहे हैं, फिर भी कांग्रेस में बने हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के ही एक बोल पर एक बड़े सीनियर नेता ने कहा था, मैं छोटे मोटे लोगों की बात को जवाब नहीं करता। वो तो कमलनाथ जी भी कह चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को हम नहीं लेते हैं, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, इज दैट रियली इट? Vivek Silas, earlier I asked you about Shafiur Rahman Barq and ST Hassan. They are very clear कि उनके वोट बैंक कहां पे है, वो 2 सीटों से जीत के आते हैं, उनको भैया बाबरी थी है और रहेगी का ही उनको बोलना पड़ेगा। आप भी डिसाइड कर लीजिए। देखिए मैम, वो लोग क्या कहते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा कि उनका व्यक्तिगत मामला, आपको मुस्लिम वोट बैंक की वजह से तकलीफ हो रही है ना? You are having a problem. No, not at all. Because in 2024 you cannot afford to alienate a 14% population of Uttar Pradesh. Look, I think this is a very pious occasion. How? It is a pious occasion. Okay, it is a pious occasion for everyone, not Hindus, not only in India, but in the entire world. Everyone is looking forward to it. But the only thing that I want to say that the religion should not be politicized. Okay. There are many other issues that the country is facing at the moment. We need to talk about that. But the problem is the Bharatiya Janata Party. Because this has been said again and again, I think we need to put out a certain data points here. When people keep saying we don't talk about issues that matter, in Ayodhya itself, let's take a look at some of the facts. Everyone knows that now you have a new airport, a new railway station, and a new bus terminus that has been made over there. What is the kind of money that is being put into it? 30,923 crore rupees have been allocated over 200 projects that are going into Ayodhya. This includes not just infrastructure development, but also the issue of hospitality. You are going to have... It's a big country, and the country is not only Ayodhya. It's a huge country. Jobs तो generate हो रही है ना? अभी आप कह रहे हैं विकास की बात मत करो। What about the land scam? Where is that file? एक मिनट. The people who have done the land scam. वहाँ पे तो there is infrastructure development, right? Which I asked to another. You had a problem. Just let me finish. You had a problem. You are saying it's only about temple, no development. Software engineers are going to work in a temple. TV anchors are going to work in a temple. Drivers are going to work in a temple.
temple, hotel staff is going to work in a temple, cooks are going to work in a temple, teachers are going to work in a temple. They are going to work in the you hotel need jobs that of a opens variety around of the occupations temple. across the nation. Drive. Yes. Out of his mind. Temple, There'll be more than crores of people who go for tourism, sir. I am a qualified engineer. I need jobs that suit my qualification. For tourism. I am not There'll be hotels which will build. There'll be infrastructure which will build. There'll be आप उसकी व्यवस्था करिए और आगे के बच्चों को भेजिए. Transport which will be needed. Okay, sir, I do not you know. Understand Again, how much people will travel to again, let's talk about facts. Let's talk about facts here. Let's talk about the landscape. Let's talk about the facts. Sir, you spoke about what are the drivers going to do, what are the software engineers going to do. There is a Nav Ayodhya township of 1,200 acre area. State guest houses will be built. Land parcels are going to be given out for hotels where people will be employed. Drivers will be used so that tourists can be ferried back and forth. 140 करोड़ के देश में ये कुछ भी नहीं है, बेर मिनिमल, और एक शहर में है. इसको शोकेस करके आप देश की प्रोग्रेस मत दिखाइए. अयोध्या गए हैं. अयोध्या में 10 साल पहले तक अयोध्या में क्या बनाएंगे? हुआ करती थी और एक होटल था फैजाबाद में. होटल होगा जो यात्री. मैं गई हूँ कम से कम 30 बार अयोध्या. वहाँ रहने के लिए एक ढंग का होटल नहीं था. धर्मशाला थी वहाँ. I'll tell you the reality. The reality is 85 करोड़ हिंदुस्तानियों को खाना देना पड़ता है सरकार को. The reality is Indian Institute of Management अहमदाबाद की फीस 25 लाख रुपए है. The reality is Indian Institute of Management रोहतक से BA LLB अगर करते हैं 5 साल की, 1 साल की फीस 6.5 लाख है. 30 लाख की BA LLB है. ये है इनका विकास. ये असली तो क्या आप उसमें होटल दिखा के अयोध्या में बोलना चाहते हैं? क्या नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं? समझिए पद्मजा, That may be a temple town. Yes. मुश्किल यही है, इस देश में जब 2.5-3% की ग्रोथ रेट थी तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कह देते थे. अब राम मंदिर बन रहा है तो इनको सारी देश की मुश्किलें याद आ रही हैं, जबकि आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं. आज दुनिया में हम डेटा सेंटर भारत में भी खुल रहे हैं. आज हम माइक्रो जिसको कहते हैं ना सेमीकंडक्टर यूनिट लगा रहे हैं. आज हम दुनिया में ट्रेड डेफिसिट जो बरसों की समस्या थी उसको हम खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं. आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा लगाएगा तो कहां मिलेगा? तो भारत चलो, दुनिया के लोग पैसा लगाते हैं. हमारा स्टॉक मार्केट दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है. हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. और जब सैमसंग चाइना का एक जोड़ दो इसमें. 13 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकालकर मिडिल क्लास इनकम पे लेकर आए. ये भी the fundamental problem, Mr. Srivastava, that when you make such statements, you are again reiterating the misconception that when a temple is made, it is made at the cost of development. No. The two can coexist. I can still have a laptop and a temple in my house. My narrative is to cover up your failures in development. You are trying to say मंदिर बना दिया, वोट दे दो, हिंदू खतरे में हो गया और मुगल आ जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ जाएगी. मंदिर नहीं बना था. अपने कांग्रेस के नेता प्रिंसिपल गए थे 2019 में मंदिर पर निर्णय नहीं आया था, फिर भी इस देश की सरकार ने डेवलपमेंट पर वोट दिया और इस बार भी देगी. राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा और बनेगा, भव्य बनेगा. आज उन लोगों को लोग देख रहे हैं, आज उन लोगों को लोग देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी जो लोग हैं, दे ऑल आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन. ये फासिस्ट लोग हैं, सांप्रदायिक लोग. How does criticizing a Supreme Court judgment make one anti-constitution? It is beyond me, but again, I'll not address on that. I'm very happy that we are talking about economics after such a long while in this debate. So far as temple and economy not coexisting together, that not being possible is concerned, I feel they can. Obviously, they do. You've given the examples on how townships are being made, hotels would be made, people would be employed. But a government in a poor country like us, where 35% of the children are malnourished, has to be very wise in where and how it allocates money. If jobs are going to be created in Ayodhya, and of course there will be, that's a very good thing. That is a development push. But is the 33,000 crore worth of fund allocation to a single city worth it? Okay. That's my entire point. Respond to that, RP Singh. Well, it's shocking that they still are against development of Ayodhya, the Ram Nagari, the place where the magnificent Ram temple is coming. They are saying that government should not build up an airport, they should not build up a good railway station, they should not build up a good infrastructure of roads, they should not provide for new hotels and new other business opportunity for tourism to come there, because basically they are against anything which is related to Ram. No. Okay. They don't want Ram temple to come. They went ahead with that. No. They said Ram is imaginary. I am sorry. आपने कहा, मैंने पढ़ लिया गूगल में, कहीं पे उन्होंने सेकंड एफर्ट नहीं फाइल किया था. And again, they don't want Ram
that Ayodhya as a Nagri, as Dham to build up. Okay, I'm going to leave it at that. Just by the way, if you're talking about unwise allocation of resources, go to CEFI sometime, see the amount of funds that have been allocated at a time to CEFI when the Samajwadi Party was in government. But anyhow, at least the city developed, the town developed, people there got opportunities. The point today is that there is definitely a conundrum that parties face, especially those who are a part of the opposition alliance. Is there a way that they can get out of it to ensure that they send out a clear message, not just politically, but also as a fundamental principle of where they stand vis-a-vis the Ram Temple? Thanks very much, gentlemen, for joining me.